हम हैं और यहाँ लगातार चर्चा हो रही है मानसूनी आफत की, उसके बाद किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसे लेकर इसी रोहतास जिले के डिहरी के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह इस वक्त चर्चा में भी हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फतेह बहादुर जी, आपकी कुछ शिकायतें भी थी व्यवस्था से, क्या दुरुस्त हो गई? किस तरह की शिकायतें? वो तो भारतीय राजनीति जिस प्रकार से आज चल रहा है, कुछ उस एजेंडे पर कुछ लोग हैं जो भारत सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भूल चुके हैं कि ये बिहार है, बिहार का व्यवस्था अलग है और बिहार में सुशासन का सरकार चलता है, ईमानदारी से काम होता है। लेकिन मैं इसे ज़्यादा जरूरी समझता हूं जो देश का परिस्थिति है, ओबीसी एससी एसटी का, मैं उनका एक बार जो है मैं आँख खोलना चाहता हूँ कि जो है नरेंद्र मोदी जी जब पहला बार जब चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ और देश वालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कैसे ओबीसी माँ का बेटा है और पूरा देश के ओबीसी ने इसको मान लिया कि ओबीसी का बेटा है। जब नहीं तो आपका आरोप है कि वो ओबीसी वर्ग से ही नहीं है, क्या ऐसा है? वो गलत बताया गया है। मैं बता रहा हूँ जी, मेरा उस पर कोई टिप्पणी नहीं है कि वो ओबीसी का है या नहीं है। अच्छा, मेरा कहना है अगर वो ओबीसी का है तो जो ओबीसी को 90 में मंडल आयोग लागू हुआ था, मंडल आयोग का जो सिफारिश लागू किया गया था, नौकरी में और शिक्षा में जो 27% का आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण के विरोध में कमंडल लेकर जो आडवाणी जी चले थे, उस कमंडल का संयोजक कौन था? ये भारतवर्ष में ओबीसी ने कभी करने का प्रयास नहीं किया। चूंकि उस मंडल के खिलाफ जो कमंडल लेकर अडवाणी जी चले थे, उस कमंडल के जो संयोजक थे वो नरेंद्र मोदी जी थे, जो ओबीसी के आरक्षण का विरोध का जो संयोजक थे। अगर उस समय देश के ओबीसी ने ये अगर समझ लिया होता तो नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के सत्ता में नहीं आते। तो फतेह बहादुर जी, ये तो एक जननायक के तौर पर भी जनता आपको कहती है, जैसा मानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये धोखा एक बार चुनाव में हो गया, लेकिन 2 बार 3 बार इस तरीके से मतदाता क्यों उस बात को एक्सेप्ट करता है? देखिए, अगर 19 में भी जो उन्होंने किया, जो पुलवामा हमला जो किया, वो सामने आ गया कि एक प्रायोजित ढंग से मतलब पुलवामा हमला जो है करवाया गया। तो ये आप आरोप सरकार पर, मोदी सरकार पर लगा रहे हैं पुलवामा हमला करने का? मैं नहीं, वहाँ का जो राज्यपाल थे वो लगा रहे हैं। मैं राज्यपाल का कहा हुआ बात बोल रहा हूँ, मैं थोड़े बोल रहा हूँ। ये तो राज्यपाल ने आरोप लगाया है जो उस समय वर्तमान में। और मैं आज भी कहता हूँ, अगर भारत के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और अगर अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं ओबीसी का हितैषी हूँ, तो जब सुदामा कोटा को 10% उन्होंने आरक्षण दे करके 50% के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ ही दिया है, तो 1931 के जनगणना के अनुसार ओबीसी का संख्या 52% है और अभी 2 ही सिफारिश लागू हुआ है। अगर वो साबित करना चाहते हैं कि हम ओबीसी हैं और ओबीसी का साथ हमें चाहिए, तो ओबीसी को 40 का 40 सिफारिश लागू कर दे और 52% का आरक्षण दे दे। तो जो बिहार में आप सत्ता में हैं, इस तरीके की कानून व्यवस्था बना करके, कानून ला करके लागू करने की व्यवस्था आपकी सरकार ने की है, पहल की है? ये केंद्र का है। मंडल आयोग का जो 40 सिफारिश है वो केंद्र सरकार के पास फाइल पड़ा हुआ है। और राज्य स्तर पर जो ओबीसी को आरक्षण देना है, उसकी अपनी तरफ से पहल राज्य सरकार तो कर ही सकती है, जो अलग अलग राज्यों में की जाती है। ये पहल आपकी सरकार भी कर रही है। राज्य सरकार जो है कभी भी पहल करती है तो इसको कोर्ट में जाकर के रोक लगा दिया जाता है। राज्य सरकार अभी जातीय जनगणना करवा रही थी, लेकिन इस पर रोक लग गया। ये कोर्ट का आदेश था या किसकी तरफ से? कोर्ट का आदेश था, लेकिन आप जानते हैं, मैं इस पर जाना नहीं चाह रहा। मैं भारत का प्रधानमंत्री का दावा, मतलब कि ओबीसी का जो दावा है भारत के प्रधानमंत्री ने किया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ओबीसी हैं तो 52% वाले को 52% आरक्षण दे दीजिए, अगर नहीं है तो भाई गिनती
करा लो। ओबीसी का संख्या कितना है, और जितना संख्या है जितना जिसका भागीदारी उतना उसका हिस्सेदारी दे दो। आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण हो तो हर समाज का उत्थान हो सकता है, चाहे किसी जाति वर्ग धर्म से आता हो। इस तर्क से आप सहमत हैं? गरीब को मिले आरक्षण। आर्थिक आधार पर जो जनगणना होगा वो हो, लेकिन आर्थिक के साथ साथ जातीय जनगणना भी हो। चूंकि आरक्षण जो दिया गया है आर्थिक और सामाजिक दोनों ही व्यवस्था को सुधारने के लिए। अभी आप देखे होंगे देश के प्रथम जो है व्यक्ति जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक मंदिर में गई थी, वहां के पुजारी ने गर्भगृह में जाने से रोक लगा दिया। अब राष्ट्रपति को रोक लगा दिया और पुजारी कहता है जिसको मैं बुलाऊंगा वही जा सकता है। इसके पूर्व राष्ट्रपति को भी आप देखे होंगे कि पुरी के मंदिर में वहां के पुजारी ने प्रवेश नहीं करने दिया। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है वो सामाजिक और आर्थिक दोनों व्यवस्था को सुधारने के लिए दिया है, क्योंकि आज तक सुदृढ़ नहीं हुआ। आज तक जितने लोग सत्ता में रहे वो संविधान को सही ढंग से उन्होंने लागू नहीं किया। और SC/ST एक्ट भी है इसके लिए कि कहीं किसी के साथ भी अगर भेदभाव होता है वो उसके लिए भारतीय संविधान के अनुसार कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन आप यहाँ के देहरी के विधायक हैं, जमीन से लेकर राष्ट्रीय स्तर के तमाम मुद्दों पर सक्रियता से अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ एक बड़ा समाज की ओर से आरोप लगाया जाता है कि बालू माफिया बहुत सक्रिय होते हैं और उससे भी एक बड़ी गफलत है। यहाँ भी घटना बड़ी चर्चा में आई कि 32-30 ट्रक फंस गए थे। ये बालू माफियाओं पर रोक लगाने में क्या कुछ नाकामी है, हीला हवाला है, कोई मिली भगत है? आप अभी बोले कि इसके लिए SC/ST एक्ट है जो कोर्ट जाया जा सकता है। बिल्कुल। तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी को, भारत का प्रथम नागरिक को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोका गया? क्या भारत के प्रधानमंत्री जी से अवगत नहीं है? और राष्ट्रपति का सम्मान करना क्या प्रधानमंत्री जी का दायित्व नहीं है? पर राष्ट्रपति की ओर से इस तरह की आपत्ति जाहिर की गई हो ऐसा तो न राष्ट्रपति भवन कार्यालय की ओर से आया, न राष्ट्रपति महोदय की ओर से आया। ये कोई जरूरी नहीं है। तो क्या ये इसका स्पेकुलेशन नहीं मान सकते? यानी हम इसको कि जिसके साथ हुआ उसको तो आहत नहीं कर रही बात, लेकिन किसी दूसरे ने इसको मान लिया, क्या ऐसा रूप तो नहीं है? क्या ये प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है? देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने दिया, या क्या भारत के प्रधानमंत्री का मतलब कि अपमान नहीं है? क्या इस पर भारत के प्रधानमंत्री को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन कार्यालय की ओर से भी कहीं कोई आपत्ति या व्यक्तिगत तौर पर नहीं आई, लेकिन ये एक अहम विषय है जिस पर आप लगातार अपनी बात भी कर रहे हैं। बात वो भी कि किस तरह से बालू माफिया क्या एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, और वो एक मिली भगत की ओर इशारा करता है, क्योंकि आप तो जनता से जुड़े होने की बात करते हैं, लेकिन मिली भगत अगर इस तरह की व्यवस्था में हो तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। रामनाथ कोविंद जी जो है अपना आपत्ति दर्ज करवाया था, या पुरी के मंदिर के पुजारी पर कोई कानूनी कार्रवाई हुआ क्या? इस देश में कोई वैसा व्यवस्था है क्या? अभी जो हथरस में जो है उत्तर प्रदेश के हथरस में दलित के बेटी के साथ दुष्कर्म कर करके जिंदा जला दिया गया उसको, क्या उस अपराधियों को सजा मिला गया? कानून में SC/ST एक्ट में आप ये कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था है क्या जहां पर हो? तो क्या आपको लगता है SC/ST एक्ट में ही बदलाव की जरूरत है, वो नाकाफी है? नहीं, एक्ट सही है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। एक्ट तो फतेह बहादुर जी ये तो कोर्ट में तय होता है, दोनों पक्षों के वकील दलील देंगे, जज उस पर फैसला करेंगे। कानून क्या अक्षम है, कमजोर है? जब तक देखिए कोलोजियम सिस्टम जो है, कोलोजियम सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा, और जब तक इंटरव्यू के द्वारा जो है जब तक जज की बहाली नहीं होगा, तब तक सुस्तों और गरीबों को न्याय मिलना संभव नहीं। तो योग्य नहीं है अभी जो है, संभव नहीं। अभी जो जज है वो योग्य नहीं है उसको समझने में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जब तक वहाँ कोलोजियम सिस्टम रहेगा, कोलोजियम सिस्टम से जज का बहाली होगा, और जब तक जो है हर समाज के लोगों का सुप्रीम कोर्ट और मतलब कि हाई कोर्ट में
जब तक जज पद स्थापित नहीं होंगे तब तक गरीबों और सुस्तों को न्याय मिलने का हमें उम्मीद नहीं होता। नहीं, न्यायालय में जो वर्तमान जज हैं क्या वो भेदभाव करते हैं? इसका तो दूसरा मतलब यही निकलता है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मेरा सीधा मतलब है किस लिए फिर जरूरत पड़ी? अगर ये भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो जरूरत किस बात की? कोलोजियम सिस्टम पर सरकार भी आपका आवाज उठाया और हमारे समझ से कोलोजियम सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए और इसको भी जो है जिस प्रकार IPS लोग चुने जाते हैं उस तरह जज का भी इंटरव्यू होकर के मतलब कि जज को आना चाहिए। तमाम विषयों पर इन्होंने चर्चा रखी। कुछ सवाल हैं जिनसे बचते भी नजर आए जिन्होंने की बालू माफियाओं, क्योंकि वो एक बड़ी दिक्कत भी है और ये प्रादेशिक स्तर पर हो या जमीनी स्तर पर एक बड़ी समस्या है। लेकिन फतेह बहादुर सिंह जो कि डेहरी के विधायक हैं अपनी राय रखते नजर आए, जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक तमाम मुद्दों पर। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी प्रकाश ठाकुर के साथ मैं प्रशांत चुरहे, न्यूज़ 18 इंडिया, डेहरी।